अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रोज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी पहले ही की तरह हम मज़ीद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को आपके सामने रखूँगा। डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी तख़ीर के चलिए मेरे साथ चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड की गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर इस वक्त आज के इस लेक्चर का पहला शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। इस चैप्टर के लिए ये 5th शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन सेज, इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम emits द फोटोन ऑफ लाइट? जब एक एटम एमिट करता है एक लाइट का फोटोन, तो क्या एनर्जी कंजर्व रहती है? कंजर्व से मुराद ये है, आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है डियर स्टूडेंट्स? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो खल्क की जा सकती, क्रिएट की जा सकती, ना ही तबाह या डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, सवाल यह कि एटम अपने अंदर से जब एक फोटोन एमिट कर देता है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट तो नहीं कर रहा? क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है? तो अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एटम में से एमिशन ऑफ फोटोन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए फिर से एक हाइड्रोजन का एटम। हमारे पास एक सिंपल सा हाइड्रोजन का एटम मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त इस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है। ये एटम पूरे का पूरा ग्राउंड स्टेट में कंसीडर होगा, नॉर्मल स्टेट में कंसीडर होगा। इस वक्त ये एटम फोटोन एमिट करने की हालत में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होगा तब फोटोन एमिट होता है। इस वक्त तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपनी लोएस्ट या ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। तो कतई तौर पे इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त डी एक्साइट नहीं हो सकता, तो लिहाजा इस वक्त ये एटम किसी सूरत भी कोई फोटोन एमिट करने के काबिल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो, एक फोटोन इस एटम में से एमिट हो, तो पहले आपको इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्साइट कहां तक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक है मगर शेल बहुत सारे मौजूद हैं। तो ये जो इसके गिर्द में एक और दायरा खींच रहा हूं, ये लेट से इसका सेकंड शेल है। आप चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना सेकंड शेल तक, इस E2 एनर्जी लेवल तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपको इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि इस वक्त पहले शेल में है, एक फोटोन देना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप चाहे तो इसे फोटोन की सूरत में एनर्जी दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे हीट करके एनर्जी दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू भी एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन जो भी एनर्जी आप इसे देंगे, इट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी लेवल्स। तो इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे शेल में चला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे शेल में जा चुका है, इसके पास अब पहले से ज्यादा की एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज कैपेबल ऑफ डी एक्साइटेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के लिए तैयार है। ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन थोड़ी ही देर बाद जब डी एक्साइट होगा, वापस पहले शेल में आएगा, तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी वो गिव ऑफ कर देगा, वो एमिट कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने भी क्या बोला? जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी वो एमिट कर देगा।
फॉर एग्जाम्पल इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है E2 माइनस E1 के बराबर, तो जो एनर्जी एमिट करेगा वो भी एन यही होगी, E2 माइनस E1 ही होगी डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो एनर्जी कहीं पर क्रिएट हो रही है, ना ही एनर्जी कहीं पर डिस्ट्रॉय हो रही है। बस हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट हो रहा है तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो वही एनर्जी थी जो उस इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट होने के टाइम पे एब्जॉर्ब की थी। तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर ये सिंपल लिखा जा सकता है, यस। तो इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके आंसर में सबसे पहली बात जो पूछा गया ना, क्या एनर्जी कंजर्व है, तो आप कहेंगे यस, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व है, यस, एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन एन एटम एमिट्स, जब एक एटम एमिट करता है फोटोन। कैसे भाई, यस, एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हेन एन एटम एमिट्स द फोटोन। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने इसका ये जवाब तो दे दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, एनर्जी कंजर्व्ड है। अब सवाल ये है कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली एन एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, पहले एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर इट्स एक्साइटेशन, पहले अपनी एक्साइटेशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, देन पहले अपनी एक्साइटेशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, देन द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है वही एनर्जी एमिट हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ, किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एक फोटोन की सूरत में, ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन के दौरान जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है वही एनर्जी ये एमिट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी आज की एक्सरसाइज के लिए पहला सवाल। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले सवाल की जानिब। ऑलराइट जी डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर अपने अगले सवाल की जानिब। हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का 6th क्वेश्चन और हमारे आज के लेक्चर के लिए 2nd क्वेश्चन दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल है और इस सवाल में एक नहीं बल्कि 3 सवाल पाए जाते हैं। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। Dear students, question says explain why a glowing gas gives only certain wavelengths, एक glowing gas सिर्फ चंद wavelengths ही क्यों देती है, and why that gas is capable of absorbing the same wavelengths, और ये गैस सिर्फ चंद wavelengths absorb, वही जो emit करती है वही absorb क्यों करती है। Give a reason why it is transparent to other wavelengths, और ये बाकी दूसरी तमाम वेवलेंथ्स के लिए ट्रांसपेरेंट क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सवाल में आपने देखा कि 3 हिस्से हैं। एक चीज हमसे ये पूछी जा रही है कि एक एटम सिर्फ चंद वेवलेंथ्स ही एमिट क्यों करता है, फिर कहा जा रहा है कि ये वही वेवलेंथ्स क्यों एमिट करता है जो ये सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फिर ये सवाल का अगला हिस्सा कहता है कि बाकी तमाम वेवलेंथ्स के लिए एटम ट्रांसपेरेंट तौर पे क्यों बिहेव करता है। डियर स्टूडेंट्स, याद करें आपको मैंने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए एक पिक्चर दिखाई थी। डियर स्टूडेंट्स, वो क्या थी पिक्चर, दैट पिक्चर वाज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह की पिक्चर थी वो, जिसको आप दोबारा से अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर के मुताबिक आप देख सकते हैं ऊपर हाइड्रोजन के एटम के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन के दौरान, ये देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन के दौरान सिर्फ चंद वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वही हाइड्रोजन जब एमिशन करता है तो जो रेडिएशंस या जो वेवलेंथ्स वो एब्जॉर्ब कर चुका है वही वेवलेंथ्स एमिट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीजन क्या है? इसमें एक ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वही एनर्जी एमिट होगी। तो यहां पर एक बात हम अपने पिछले सवाल में भी कर चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो एनर्जी एमिट होनी है वही अल्टीमेट, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है वही एनर्जी अल्टीमेटली एमिट भी होनी है। अब डियर स्टूडेंट, सवाल ये है कि गिव द रीजन व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट टू अदर वेवलेंथ्स। अब सवाल यह है कि चले ये बात तो दुरुस्त है, किसी हद तक समझ आती है कि जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो रही हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक वो एमिट होनी है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि सिर्फ चंद वेवलेंथ से क्यों एब्जॉर्ब हो रही है। ये बीच वाली कोई वेवलेंथ क्यों एब्जॉर्ब नहीं हुई, ये ग्रीन वाला कोई कलर एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ, ये डल रेड क्यों कोई एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये डार्क और लाइट के दरमियान वाला जो ब्लू है ये एब्जॉर्ब क्यों नहीं हुआ। तो अब इस सवाल का जवाब क्या है? आइए इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हम फिर से हाइड्रोजन एटम ही का सहारा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये है हाइड्रोजन के एटम का एक न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक है तो ये नियरेस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके गिर्द और भी बहुत सारे ऑर्बिट्स मौजूद हैं, जैसे कि मैं अपनी पिछली डिस्कशन में बार बार क्लियर करता चुका जा रहा हूँ, जिस तरह कि मैं अपनी पिछली डिस्कशन में बार बार क्लियर करता जा रहा हूँ। तो ये इसके गिर्द सेकंड ऑर्बिट, लेट्स से चलिए थोड़ा सा ज़रा प्रिसाइजली फर्दर ड्रॉ करते हैं। ये इसके गिर्द थर्ड ऑर्बिट आ गया, इसी तरह से इसके गिर्द लेट्स से ये फोर्थ ऑर्बिट आ गया। सो वी हैव गॉट सो मेनी ऑर्बिट्स अराउंड दिस न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये अप टू इन्फिनिटी फैले हुए हैं। अब चलिए इन्हें जरा नाम भी दे देते हैं इन्हें समझने के लिए बेहतर अंदाज में। दिस इज E1 पहला ऑर्बिट है, दिस इज E2 दूसरा है, ये E3 ये तीसरा है, ये E4 चौथा है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस चैप्टर के दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हर एटम के लिए इन दो शेल्स के दरमियान में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्वांटाइज्ड या यूनिक है। हाइड्रोजन के लिए पहले और दूसरे शेल में जो एनर्जी का डिफरेंस है मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। वो यूनिक है, वो क्वांटाइज्ड है, वो किसी और एलिमेंट के लिए दुरुस्त नहीं है। किसी और एलिमेंट के पहले और दूसरे शेल में एनर्जी का डिफरेंस कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल एक एस्टिमेशन के लिए, एक समझने के लिए कह लेते हैं, एक एक्स एलिमेंट के पहले और दूसरे शेल में जो एनर्जी का डिफरेंस है फॉर एग्जांपल वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इस कायनात में इस एलिमेंट एक्स के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके पहले और दूसरे शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे शेल में ट्रांजिशन करे, जंप करे, तो इस केस में ये एटम जिसका इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? E2 माइनस E1 के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी एक फिक्स्ड एनर्जी है, ये एनर्जी इन दो शेल के डिफरेंस के बराबर है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। इसी तरह जब मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले से तीसरे पर जंप करे तो इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो E3 माइनस E1 के बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जो इसे पहले से किसी हायर ऑर्बिट में ले जाने के लिए हेल्पफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, ये वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जो इसे पहले से
दूसरे में लेके जाएगी, या वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जो इसे पहले से तीसरे में लेके जाएगी या पहले से चौथे में लेके जाएगी। तो ये तमाम एनर्जी लेवल्स चूंकि फिक्स्ड है, तो इन्हीं फिक्स एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के कैपेबल है। इसके अलावा कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान किसी भी रीजन में रिजाइड नहीं कर सकता। ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोर्थ और थर्ड के दरमियान कहीं पे रिजाइड कर सकता है, ना थर्ड और सेकंड के दरमियान इलेक्ट्रॉन कहीं रिजाइड कर सकता है, ना ही सेकंड और फर्स्ट के दरमियान इलेक्ट्रॉन कहीं रिजाइड कर सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में चूंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेल्स में ही रिजाइड करता है, तो वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो उसे एक से उठा के दूसरे शेल में ले जाने के लिए कैपेबल हो। इसके अलावा वो तमाम एनर्जीज छोड़ देगा, क्योंकि वो किसी दो शेल के दरमियान वाले रीजन में नहीं रह सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लोइंग गैस गिव्स ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसका जवाब क्या है? सिर्फ वही वेवलेंथ देगा जो एब्जॉर्ब करेगा। अगला सवाल, अगला पोर्शन क्या है सवाल का? व्हाई दैट गैस इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द सेम वेवलेंथ। Why that gas is capable of absorbing the same wavelength। तो इसका जवाब आपने क्या दिया डियर स्टूडेंट्स? आपने कहा कि जो एब्जॉर्ब होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक वही एमिट होगी, और गिव अ रीजन व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट टू अदर वेवलेंथ। इसकी रीजन क्या डियर स्टूडेंट्स? इसकी रीजन ये है कि बाकी तमाम वेवलेंथ्स इसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस को कोरिस्पॉन्ड नहीं कर रही। यानी कि अगर एनर्जी लेवल का डिफरेंस है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो हो सकता है सिर्फ सारी वेवलेंथ्स में से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, बाकी तमाम को छोड़ देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके आंसर की जाने बात है। इसके आंसर को अब जरा लिख भी लेते हैं। तो अब हम आंसर को कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? अब हम आंसर की जाने आ चुके हैं। हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन will absorb only those wavelengths, सिर्फ उन्हीं wavelengths को absorb करेगा। किनको डियर स्टूडेंट्स? it will only absorb those wavelengths which will correspond, जो correspond करेंगी टू द डिफरेंस। किसको जी? टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। जो दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस को कोरिस्पॉन्ड करेंगी, सिर्फ वही एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, एंड और एमिट भी वही करेगा, एंड विल एमिट, और एमिट भी वही करेगा, द सेम एनर्जी, विल एमिट द सेम energies that an electron, जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किए, that an electron has absorbed, जो उसने एब्जॉर्ब किए। किस लिए? टू कंजर्व द एनर्जी, एंड विल नॉट absorb any other wavelength which will not correspond to the difference of energy। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसी और वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा जो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर नहीं होगी ना, उसे एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। लिहाजा अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एमिट भी नहीं करेगा। वो एनर्जी इसके लिए ये उस एनर्जी के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल के तौर पे फिर बिहेव करेगा। सो हम लिखेंगे टू कंजर्व द एनर्जी के आगे, एंड विल नॉट एब्जॉर्ब द एनर्जी, या वेवलेंथ कुछ भी कह सकते हैं, विच
will not corresponds to the difference of energy level, जो इसकी एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल नहीं होगी उसे ये एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो क्या करेगा, उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल के तौर पे बिहेव करेगा। सो मैं ये कह सकता हूं हेंस इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट। उसके लिए क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट टू दोज एनर्जीज। उन एनर्जीज, उन वेवलेंथ्स के लिए ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, उन्हें ये एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फिर लिहाजा एमिट भी नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स अब ये सवाल भी आपके लिए मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुका है। इस सवाल में भी आपके लिए कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी, कोई शक मौजूद नहीं है। डियर स्टूडेंट्स इन सवालात को आपके सामने लिखने का मकसद फ़कत एक है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। पहले इन सवालात को आपके सामने समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके जहन में इन सवालात के मुतल्लिक कोई सवाल फर्दर ना उठे। और फिर इन सवालात के जवाबात को आपके सामने लिख भी इसलिए देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चल सके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ इन सवालात को अटेम्प्ट कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स जिन सवालात में अगर डायग्राम बनाई जा सकती हो तो हमेशा रिकमेंडेड अमल है कि आप डायग्राम साथ ज़रूर बनाएं। एक बहुत उम्दा और खूबसूरत इफेक्ट एक एग्जामिनर पे जाता है। उम्मीद करता हूं ये दोनों सवाल आपके लिए आज क्लियर हो चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपने नोट भी कर लिए हैं, याद भी कर लिए हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए सवाल के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।